और चलिए सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ सौगात की। प्रदेशवासियों को जननी सौगात मिली है। जननी सुरक्षा योजना को मजबूती देते हुए सीएम अशोक गहलोत ने 11 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई। 2012 में सीएम रहते हुए अशोक गहलोत ने इस योजना की शुरुआत की थी, जिसे ग्रामीण इलाकों की महिला और नवजात की जीवन रेखा के तौर पर मजबूती दी जा रही है। इस योजना की क्या क्या खासियत है, उसके लिए देखिए एक रिपोर्ट। करीब 11 एम्बुलेंसेज जो जननी एक्सप्रेस है, जो टर्न की बेसिस पे हमने शुरू की है। निरोगी मरुधरा के अपने संकल्प को मजबूत करते हुए सीएम अशोक गहलोत ने जननी सुरक्षा योजना के तहत एम्बुलेंस सेवा को हरी झंडी दिखाई। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के साथ ही चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग, मुख्य सचिव निरंजन आर्य की मौजूदगी में इस योजना को मजबूती दी गई। पिछले कार्यकाल में 2012 में अशोक गहलोत ने इस सेवा की शुरुआत की थी, जिसका बेड़ा 150 तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। 96 एम्बुलेंसेज ऑलरेडी जा चुकी है। करीब 107 एम्बुलेंस नई परचेज की गई है। टोटल 150 करनी है। और 2012 में जब खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी थे, इन्होंने ये प्रसूताओं के लिए और 1 साल तक के बच्चों के लिए जननी एक्सप्रेस के नाम से शुरू की थी ये योजना 104। अभी इसमें 600 गाड़ियां हमारी चल रही है, तो उसमें से 150 गाड़ियों का रिप्लेसमेंट अभी होगा जो नई ली है हमने। और ये फेज मैनर में जो भी पुरानी है या जो खराब हो चुकी है उनको बदला जाएगा। अभी नया टेंडर हुआ है। मरुधरा की स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करते हुए स्वास्थ्य विभाग प्रदेश में करीब 2500 एम्बुलेंस का संचालन कर रहा है, जिसे और मजबूत करने की कोशिश हो रही है। राजस्थान में कुल 2100 एम्बुलेंस वर्तमान में अलग अलग तरीके की चल रही है। 108 वो भी मुख्यमंत्री जी ने ही अपने दूसरे कार्यकाल में 2008 में शुरू की थी, और वो लोकेशन राजस्थान में 741 है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने के लिए करीब 1300 एम्बुलेंस को इमरजेंसी सेवा के लिए रखा गया है, जिससे कि ढाणी ढाणी तक लोगों को जरूरत पड़ने पर स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंचाया जा सके। अब इसी सिलसिले में जननी सुरक्षा सेवा का भी दायरा बढ़ाया जा रहा है। जीत के दावे के साथ राजनीति छोड़ने का प्रण कर गहलोत कैबिनेट के मंत्री अशोक चांदना ने मरुधरा की सियासत को गरमा दिया है। बीजेपी इस पर हमलावर है, लेकिन कांग्रेस इसे गहलोत सरकार के विकास कार्य से उपजा आत्मविश्वास बता रही है। देखिए वल्लभनगर और धरियावद की गंभीर होती सियासत पर यह रिपोर्ट। दो बाई इलेक्शन और हो रहे हैं, इन दोनों में इनकी एक सीट भी आ जाए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मैं आपको बता रहा हूँ, इतनी बुरी हालत इनकी है। उपचुनाव में घमासान के बीच गहलोत सरकार के मंत्री अशोक चांदना के इस बयान ने मरुधरा की सियासत को गरमा दिया है। जीत के दावे को लेकर बीजेपी सवाल कर रही है। बीजेपी इसे सत्ता का गुरूर बता रही है, तो कांग्रेस इसे विकास का आत्मविश्वास बता रही है। और दो बाई इलेक्शन और हो रहे हैं, इन दोनों में इनकी एक सीट भी आ जाए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मैं आपको बता रहा हूँ, इतनी बुरी हालत इनकी है। जनता अशोक गहलोत जी के काम को, कोविड काल में उनके मैनेजमेंट को, प्रदेश के लोगों के लिए उनके कमिटमेंट को सराह रही है, और ये आपको वापस वोटों के माध्यम से इन दो बाई इलेक्शन में पता लगेगा। लेकिन कोई राजनीति में इतने बड़बोले शब्द बोले या अहंकारवश इस तरीके की भाषा काम में ले कि राजस्थान के अंदर 2 उपचुनाव हो रहे हैं और दोनों उपचुनाव के अंदर एक सीट पे अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो मैं संन्यास लेने के लिए तैयार हूं। निश्चित रूप से राजस्थान सरकार के इस काबीना मंत्री को इतना अहंकार और गुरूर होना भी नहीं चाहिए। राजस्थान की सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिस काम के आधार के ऊपर आपको गुरूर हो। आपको बता दें कि वल्लभनगर और धरियावद सीट पर चुनाव की चुनावी तस्वीर साफ होने के बाद अब सीधी लड़ाई शुरू हो चुकी है। जीत के दावे और उस पर पलटवार भी हो रहे हैं। गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री रघु शर्मा पिछले उपचुनाव के परिणाम के आधार पर दोनों सीटों पर जीत के दावे कर रहे हैं। और मैं तो बार बार कहता हूँ कि 2M दर्जे का नेता बीजेपी चला रहे हैं राजस्थान के अंदर, ये परिणाम नहीं ला सकते। 6 बाई इलेक्शन हुए हैं अब तक, 4 में हम जीते हैं और 2 में हमने मार्जिन को एकदम 20,000 से भी ज्यादा कम किया है। और जो हमारी विक्ट्री रही है वो लैंडस्लाइड विक्ट्री है। कहीं 40,000 से जीत रहे हैं, कहीं 42,000 से। दरअसल वल्लभनगर सीट पर चतुष्कोणीय मुकाबला है, जहां कांग्रेस को बीजेपी के साथ ही बीजेपी के बागी और आरएलपी के उम्मीदवार उदय डांगी के साथ ही
जनता सेना के रणधीर सिंह भिंडर से सामना है। वल्लभ नगर का सियासी समीकरण कांग्रेस के पक्ष में है, तो दरियावत सीट पर कांग्रेस बीजेपी की सीधी टक्कर है। आदिवासी वोटर की अहमियत वाली इस सीट पर कन्हैया लाल मीणा के नाम वापसी से बीजेपी मजबूत हुई है। पिछले चुनाव में भी बीजेपी को इस सीट पर जीत मिली थी, लेकिन कांग्रेस को भरोसा है कि बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई का असर परिणाम पर पड़ेगा और कांग्रेस दोनों सीटों पर जीतेगी। जो हालात बन गए हैं राजस्थान के अंदर, इनके हर रोज एक नया मुख्यमंत्री का चेहरा आ जाता है। 6-7 तो बन चुके हैं अभी तक, और जिस ढंग की वर्टिकल डिवीजन भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, ये अनुशासन का दावा जरूर करते हैं, लेकिन अनुशासन नाम की चीज बीजेपी में नहीं है। गहलोत सरकार करीब 3 साल पूरे करने जा रही है और ऐसे में वल्लभनगर और दरियावत सीट के उपचुनाव बेहद महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि उपचुनाव के परिणाम को वोटर के मूड के तौर पर देखा जा रहा है। इसलिए दोनों बड़ी पार्टियों ने इसके लिए अपनी ताकत झोंक रखी है। दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान। बीजेपी के खिलाफ पूरे देश में आक्रोश है, ये कहना है परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का। उदयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खाचरियावास ने कहा कि आगामी चुनावों में बीजेपी की हार होगी। पूरे देश में जबरदस्त आक्रोश है केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ। सरकार किसी भी पार्टी की हो, लेकिन सरकार जिन मुद्दों और वादों पर चुनाव लड़ती है उन पर काम करना हर सरकार की जिम्मेदारी। हमारी देश की डेमोक्रेसी की खूबसूरती यही है। ये पहली सरकार ऐसी देखी है जो पुराने कामों का हिसाब नहीं देती, नई बात करने लगती है। महंगाई पर मोदी सरकार जवाब देती नहीं है, बेरोजगारी पर जवाब देती नहीं है। लखीमपुर खीरी में जो बड़ी घटना घटी और किसानों को कुचलकर मार दिया, अब इन सब घटनाओं पर पर्दा डालने के लिए, इन घटनाओं से ध्यान हटाने के लिए रोज नई बात करते हैं। सतीश पूनिया जी के साथ दिक्कत ये है, बीजेपी के नेता चाहे सतीश पूनिया जी हो चाहे तमाम हो, बिना पढ़े बिना टैली किए झूठ बोलने में रिकॉर्ड बना रहे हैं। इनको झूठ बोलने के जनरेटर हैं ये तो। चाहे देश में जहां भी अब चुनाव होंगे वहां सब जगह आप ये मान के चलना, राजस्थान में तो हम ये दोनों उपचुनाव जीतेंगे और बीजेपी को, अब बीजेपी से लोगों का विश्वास टूट रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र कर रही है नई भर्तियों को रोकने का, और बीजेपी ने तो हद कर दी बेशर्मी की, अपने स्टेट को बदनाम करने में लगी हुई है। नई भर्तियां रुके कैसे, इसके लिए वो बदनाम करते घूम रहे। तो क्लियर करे अपनी पोजीशन, बीजेपी चाहती क्या है। और अब बात करते हैं बीकानेर की, जहां 145 महिलाओं को उज्ज्वला सौगात मिली है। उज्ज्वला योजना 2.0 के तहत 1200 लोगों ने अप्लाई किया था, जिसमें से 700 लोगों को गैस कनेक्शन का वितरण किया गया। मुफ्त सिलेंडर, मुफ्त चूल्हा, वक्त की बचत, धुएं से छुटकारा। महिलाओं को उज्ज्वला सौगात। चेहरे पर खुशी है और हो भी क्यों ना, अब न वक्त की बर्बादी होगी और न ही धुएं की वजह से आंखों की रोशनी ही जाएगी, क्योंकि अब गैस पर खाना जो पकेगा। बीकानेर में खाजूवाला इलाके के कालूवाला में 145 महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन का वितरण किया गया, उज्ज्वला योजना 2.0 के तहत। एजेंसी में 1200 उज्ज्वला के फार्म भरे गए हैं, जिसमें से 700 फार्म मैंने अभी वितरण कर दिए। 500 फार्म और बचे हैं जो जल्दी से जल्दी कस्टमरों को मिलेंगे, इसका लाभ मिलेगा उज्ज्वला योजना 2 के तहत। और कोई भी और फार्म भरवाना चाहता है वो मेरी एजेंसी में फार्म भरवा सकता है। काफ़ी घरों में गैस सिलेंडर नहीं है, उज्ज्वला योजना से काफ़ी महिलाओं को इसका फ़ायदा मिला है, जिससे क्या है कि धुएं से बचत है और खाना बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। ये उज्ज्वला योजना में बहुत अच्छा लाभ है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की स्कीम है जिसका नाम उज्ज्वला योजना, और उसके तहत हमारे ग्राम पंचायत दंतौर में आज 2 कालूवाला गैस एजेंसी की तरफ से सैकड़ों सिलेंडर बांटे गए। उज्ज्वला सौगात मिलने के बाद महिलाओं में खुशी की लहर है और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुक्रिया कह रही है। पहले में हमें चूल्हे पर खाना बनाते थे और टाइम नहीं होता था, और अब हम गैस पर बनाएंगे, हमें गैस मिला, आपका धन्यवाद बहुत। पहले मैं लकड़ी की रोटी बनाती, दुख पाती, मेरे आंखें की ज्योति गई, तो मैं गैस सिलेंडर मिले।
अब जरा ये भी समझ लीजिए कि आखिर उज्ज्वला योजना 2.0 में अलग क्या है। कम आय वाले परिवार को किया गया शामिल, उन लोगों को भी किया गया शामिल जिन्हें पहले नहीं मिल पाया लाभ। उज्ज्वला योजना 2.0 के तहत जमा मुक्त कनेक्शन मिलेगा। उज्ज्वला योजना 2.0 के तहत लाभार्थियों को पहली रिफिल मुफ्त। लाभार्थियों को मुफ्त में दिया जाएगा गैस चूल्हा। नामांकन प्रक्रिया में बहुत ही कम दस्तावेजों की जरूरत। एड्रेस प्रूफ जरूरी नहीं, सेल्फ डिक्लेरेशन ही काफी होगा। SC/ST के साथ गरीबों को प्राथमिकता। बीकानेर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए विक्रम जागरवाल की रिपोर्ट। बीकानेर में महिलाओं को उज्ज्वला सौगात मिली है, तो एक और तस्वीर झुंझुनू से सामने आई। यहां भी उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन का वितरण हुआ, लेकिन महंगाई की मार की वजह उज्ज्वला वाला चूल्हा बस शोभा बढ़ाने के काम आ रहा है। खाना तो लकड़ी और कोयले के चूल्हे पर ही बन रहा है। दरअसल गैस सिलेंडर्स के दाम बढ़ने के बाद गरीब परिवार गैस रिफिल कराने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। महिलाओं का कहना है कि परिवार की इनकम उतनी नहीं कि गैस के सिलेंडर भरवा पाएं। उनका कहना है जितने में सिलेंडर भरवाएंगे उतने में तो घर का राशन आ जाएगा। देवी जी, हमने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस चूल्हा मिला था फ्री में, मिला था, लेकिन फिर भी हम चूल्हा पर खानो पीनो बना रहे हो। 1000 रुपया का गैस सिलेंडर है भाई, तो इस समय को खत्म कराया जागो मार से मिल रहा है। वो तो हाँ महंगा हो रहा है, भरवाए कौन जा भरवा फुर्सत होगी तो पैसा कौन नहीं। कितने दिन हो गए आपको भरवाई? हो ही गया 3-4 महीना था। आपके पति क्या करते हैं? मजदूरी करें। 5-6 हजार मिलो महीना में। हाँ 5-6 हजार हम के छोर टब्बर खा के गैस भरावा। कितना सदस्य है तार घर में? हम 9 हाँ। और कमानी बात करते हैं भीलवाड़ा की, जहां एक बंद पड़े ढाबे में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटें ढाबे की छत को तोड़ बाहर निकलने लगी। आप देख सकते हैं तस्वीरों में आग का तांडव, कैसे आग की ऊंची ऊंची उठती लपटें और धुएं का गुबार दिख रहा है। आग की इस विनाश लीला की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल की टीमें मौके पर पहुंची। 2 घंटे की मशक्कत लगी, तब कहीं जाकर आग पर काबू पाया गया। हमीरगढ़ थाना पुलिस से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार चित्तौड़गढ़ हाईवे स्थित एक देव नारायण भोजनालय नाम के बंद पड़े ढाबे में अज्ञात कारणों से आग लगी। हालांकि इस घटना में किसी को चोट नहीं आई है, कोई हताहत नहीं हुआ है। ढाबे में रखा सामान जरूर जलकर राख हो गया। ये तस्वीरें देखिए आप अपनी टीवी स्क्रीन पर। ये बंद पड़ा ढाबा है जहां पर आज किन कारणों से आग लगी ये तो सामने नहीं आया है, लेकिन आग ने जिस तरह से तांडव मचाया उसकी तस्वीरें जरूर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। एक्सक्लूसिवली आप इन्हें अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी मनीष से। मनीष, क्या जानकारी मिल पा रही है? जी, बताना चाहूंगा कि भीलवाड़ा जिले के हमीरगढ़ थाना क्षेत्र में जो ताड़ का गेड़ा जो हाईवे आता है गांव के पास में, वहां पर इस तरह का ये हादसा हुआ था, जहां पर एक बंद पड़े ढाबे में अज्ञात कारणों से आग लगी थी। और आग ने इतना विकराल रूप लिया कि उसको देख करके हर कोई यही सोच रहा था कि कहीं ना कहीं ये आग जो है वो आसपास में और कहीं ना फैल जाए। मौके पर पहुंची सूचना के बाद में उसके बाद में फिर पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद में 2 घंटे की काफी मशक्कत के बाद में आग पर काबू पाया गया। फिलहाल जो जानकारी आई वो यही थी कि इस आग के इतना विकराल रूप लेने का कारण ये था कि यहाँ पर कुछ ज्वलनशील पदार्थ भी इस ढाबे में रखे हुए थे। किस तरह के ज्वलनशील पदार्थ? फिलहाल ये जानकारी सामने नहीं आ पाई कि किस तरह के ज्वलनशील पदार्थ है, लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह से आग की जो विकरालता दिख रही है वो ये बताती है कि यहाँ पर निश्चित तौर पर कोई इस तरह के ज्वलनशील पदार्थ रखे गए थे पेट्रोलिंग से संबंधित, शायद वो हो सकते हैं जिनकी वजह से आग ने एकदम विकराल रूप लिया। और जिस तरह से धुएं का जो गुबार देखा गया उसको देख करके लगता है कि यहाँ पर कोई निश्चित तौर पर जरूर एक इस तरह का वो विस्फोटक शायद ज्वलनशील पदार्थ थे जिनकी बदौलत ये आग है जो काफी विकराल रूप से चुकी थी।
हालांकि काफी मशक्कत के बाद में आग पर काबू पा लिया गया था। तो जांच टीम प्रथम दृष्टया क्या मान रही है, ये आग लगी या लगाई गई? देखिए, फिलहाल ये जांच का एक सबसे बड़ा विषय है कि आग लगवाई गई या फिर अज्ञात कारणों से लगी थी। लेकिन जिस तरह से हमको जो जानकारी मिली थी उसमें यह था कि ढाबा भी बंद पड़ा हुआ था, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर या तो कोई ऐसी कोई घटना हुई हो शॉर्ट सर्किट की या कोई और वजह रही हो, ये तो फिलहाल जानकारी के बाद में ही सामने आएगा। लेकिन अभी तक ऐसा इस पर कुछ भी कह पाना मुमकिन नहीं। चलिए, आप नजर बनाकर रखें मनीष। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। और वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए बिजली संकट पर मंत्री कल्ला की खरी खरी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बात करते हैं प्रदेश में गहराते बिजली संकट की, जिस पर ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला ने प्रदेशवासियों को आश्वस्त किया है। न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा वो लगातार केंद्र सरकार के संपर्क में है और जल्द ही इस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। देश में संभवतः पहली बार इन लोगों को ये पता चला होगा कि कोयले की किल्लत के कारण किस प्रकार से देश भर में हालात जो है वो इस वक्त बन चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ प्रदेश के ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला साहब मौजूद हैं और उन्हीं से ही तमाम जो सवाल उठ रहे हैं उनको लेकर जानकारी ले लेते हैं। सर, कोयले का संकट है, लेकिन ये आपसे स्पष्ट रूप से जानना चाहेंगे कि फिलहाल प्रदेश की किस प्रकार की स्थिति है, क्योंकि प्रदेश भर में बताया जा रहा है कि अघोषित बिजली कटौती का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। हमारे थर्मल पावर प्रोजेक्ट जितने भी हैं वो कोयले के ऊपर आधारित हैं और कोयला सारे देश के लोग जानते हैं कि कोयले का राष्ट्रीयकरण हो चुका है और कोयले की आपूर्ति कोल इंडिया लिमिटेड की दो कंपनियां जिनका नाम है NCL और EICL करती है। इन दोनों कंपनियों से हमको 11.5 रैक प्रतिदिन मिलने का हमारा एग्रीमेंट है। पिछले कई महीनों से इन कंपनियों के माध्यम से हमको कभी 3 कभी 4 ऊपर में 6 रैक मिले हैं। तो आप ये समझिए एक महीने में 5 रैक की कमी होने से मतलब 150 रैक की कमी एक महीने में आनी शुरू हो गई। मैंने पिछले दिनों में ऊर्जा मंत्री भारत सरकार RK सिंह जी से, कोयला मंत्री प्रहलाद जी से टेलीफोन से वार्ता की। उससे पहले 2 बार मैं दिल्ली जाके आया था, उनसे मिला और मिलकर के मैंने उनसे आग्रह किया कि राजस्थान में कोयले की आपूर्ति बराबर नहीं होने से कोयले का संकट आ जाएगा, आप हमें बराबर कोयला दें। एक बात तो मेरे को उनकी भी ठीक लगी कि कोयले की खदानों में पानी भरने से कोयले की आपूर्ति में कमी आई है, उसको वो सुधारने का प्रयत्न कर रहे हैं। मैं इसमें कोई राजनीति नहीं करता कि आज कोयले की खदानों में पानी भर जाएगा तो वो सूखेगा निकलेगा तभी कोयले की आपूर्ति बराबर हो सकेगी। ऐसा थोड़ी होगा कि पहली बार ही पानी बरसा है, हर साल पानी बरसता है, तो क्या सिर्फ यही कारण है कि इसके कारण से दिक्कत हो रही? दूसरा कारण जो मैं समझ पाया हूँ वो ये है कि आयातित कोयले के माध्यम से जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, कोयले का आयात भारत सरकार ने बंद कर दिया। उसके कारण से जो कोयला वर्तमान में उपलब्ध है वही कोयला उन कंपनियों को जहां आयातित कोयले से चल रहे थे वहां जाने लगा। तो इसके कारण से मांग और आपूर्ति में जो पहले से कोल इंडिया के ऊपर निर्भर करते थे उनमें कमी आ गई। हमको निरंतर 5-6 रैक की कमी प्रतिदिन होने से हमारे स्टॉक में भी कमी आ गई। जहाँ तक अन्य सोर्सेज का सवाल है, हम बराबर रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से और अन्य प्रकार से बिजली का अधिक से अधिक जनरेशन करने का काम कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद थर्मल पावर प्रोजेक्ट तो बिना कोयले के ये चल नहीं सकते। इसलिए कोयले का संकट है और कोयले के संकट के कारण से बिजली की आपूर्ति में कमी आई है। जिस दिन
कोल इंडिया लिमिटेड की दोनों कंपनियां एग्रीमेंट के अनुसार हमको कोयला देनी शुरू कर देगी। हम बिजली का संकट राजस्थान में समाप्त कर देंगे। नागौर के भावंडा में घायल युवक की मौत मामले ने तूल पकड़ लिया है। घटना के दूसरे दिन भी युवक के शव को थाने में रखकर प्रदर्शन जारी रहा। इस दौरान स्थानीय सांसद हनुमान बेनीवाल भी धरने पर बैठे। बेनीवाल ने कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला, कहा राज्य में अपराध बढ़ गए। वहीं युवक की मौत मामले में सांसद ने पुलिस को आड़े हाथों लिया, लापरवाह पुलिस कर्मियों को निलंबित करने की मांग उठाई। बता दें 1 अक्टूबर को सुनील नाम के एक युवक की 2 दर्जन लोगों ने लाठी से पिटाई की थी। इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया था, लेकिन पुलिस अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। उनको एक ही बात की चिंता है, मेरी सरकार कैसे बचे, लोग मरे तो मरने दो। पहले कोरोना के अंदर इस तरह अपराध के अंदर जो राजस्थान हमारा 2325 पायदान पे था वो 1 नंबर पे आ गया। इस इलाके के अंदर ये घटना चिंताजनक है। हमारे सब बच्चे इधर उधर एक दूसरे के साथ उठते बैठते हैं, लेकिन इस घटनाओं से इस इलाके में फिर एक बार गैंगवार की स्थिति वापस नागौर के अंदर बढ़ने की स्थिति बन गई है। समय रहते राजस्थान की सरकार कदम उठाए। मैं डीजीपी साहब से भी निवेदन करूंगा कि आप इस मामले को हल्के में नहीं लें। ये नागौर से अगर धुआं उठा तो लंबी दूरी तक ये दिल्ली तक जाएगा, इस बात का ध्यान रखें। और वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए पटवारी परीक्षा, प्रशासन की अग्नि परीक्षा। कभी सन्यासी तो कभी